चलो फिर अब शुरू करते हैं। अगला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? ये भी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं और कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली ये गोल या अंडाकार रचनाएं होती हैं और इनकी खोज की थी अल्टमान ने। इनकी खोज अल्टमान ने सन 1900 में की थी और प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो चारों ओर से इकाई झिल्ली से घिरा होता है। ये इकाई झिल्ली जो होती है वो दोहरी होती है। अधिकतर जितने भी कोशिकांग हैं वो सब इकाई झिल्ली के बने हुए थे, राइबोसोम को छोड़ करके। सभी कोशिकांगों के चारों ओर कोई ना कोई आवरण होता है जिसको हम इकाई झिल्ली कहते हैं। और ये इकाई झिल्ली जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी इकाई झिल्ली होती है। देखो इसको ऐसे बनाया जाएगा, अंडाकार टाइप से रचना होती है ये। एक तो ये बाहरी झिल्ली हो गई, बाहरी झिल्ली को कहते हैं बाह्य कला। बाहरी झिल्ली को कहते हैं बाह्य कला। दोहरी झिल्ली होती है तो उसमें दो परतें होती हैं। बाहरी झिल्ली को कहते हैं बाह्य कला और भीतरी झिल्ली को कहते हैं अंतः कला। लेकिन भीतरी झिल्ली जो होती है इसमें वो बिल्कुल सीधी नहीं होती है। भीतरी झिल्ली जो है वो बिल्कुल ऐसे नहीं होती, एकदम जैसे जैसे बाहरी है ऐसे नहीं होती है। ये कैसी होती है? इसमें जगह जगह पर अंदर की ओर उभार जैसे बने होते हैं। इसी झिल्ली से ये झिल्ली जो है अंदर की ओर उभरी हुई होती है इस तरीके से। तो इसको ऐसे बनाया जाएगा, इस तरीके से। इसमें अंदर की तरफ उंगली जैसे तमाम उभार जैसे निकले रहते हैं। इस तरीके से तो जो भीतरी झिल्ली होती है इसको कहते हैं अंतः कला। ये जो भीतर वाली झिल्ली है इसको कहते हैं अंतः कला। ये दोहरी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली को बाह्य कला तथा भीतरी झिल्ली को अंतः कला कहते हैं। अंतः कला से अंदर की ओर जो उभार निकले होते हैं इन उभारों को हम कहते हैं क्रिस्टी। इन उभारों को कहा जाता है क्रिस्टी। और इसके भीतर ये जो खाली जगह होती है बाकी इसके भीतर बाकी ये सब खाली जगह होती है। इसमें एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा रहता है। इस तरल पदार्थ को कहते हैं मैट्रिक्स। जितनी भी खाली जगह होती है उसमें एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को कहते हैं मैट्रिक्स। इसका चित्र बनाना खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। तो ये भीतर जो तरल पदार्थ भरा होता है इसको कहते हैं मैट्रिक्स। जो क्रिस्टी होते हैं इन क्रिस्टी के ऊपर छोटी छोटी घुंडी जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। क्रिस्टी के ऊपर छोटी छोटी घुंडियों जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। अगर तुम्हारे चित्र बनाते समय अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम पूरे भर में बनाओ ये रचनाएं, न 2-3 लकीरों पे बना के छोड़ दो तो मान लिया जाता है कि ठीक है। अगर समय है तुम्हारे पास चित्र बनाने का, परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो सब जगह बनाओ ये घुंडी जैसी रचनाएं, चाहे सब जगह ना बनाओ, ठीक है। तो ये जो घुंडी जैसी रचनाएं होती हैं इन रचनाओं को हम कहते हैं ऑक्सीसोम।
इनको कहते हैं ऑक्सीसोम। तो क्रिस्टी जो उंगली जैसी रचनाएं निकली रहती हैं, इन रचनाओं को कहते हैं क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर जो होते हैं वो छोटे छोटे घुंडी जैसी रचनाएं, गोली गोली जैसी चिपकी रहती हैं, इन रचनाओं को हम कहते हैं ऑक्सीसोम। तो ये सब हो जाएंगे ऑक्सीसोम। इस तरह से करके बहुत घने घने होते हैं, चाहो तो दूर दूर भी बना सकते हो, उनको सिर्फ दिखाना है चित्र में कि ये क्या होते हैं। इस तरह से कर करके और प्रत्येक ऑक्सीसोम जो होता है वो टेनिस का रैकेट देखा है, टेनिस के रैकेट जैसा होता है। टेनिस का रैकेट छोटा सा ऐसे करके होता है, जो टेबल टेनिस खेलने वाला जो रैकेट होता है वो छोटा सा होता है। तो ये प्रत्येक ऑक्सीसोम जो होता है, अब इसको एक क्रिस्टी देखो कैसा दिखता है। एक क्रिस्टी जो होता है वो इस तरीके से दिखता है, एक क्रिस्टी, और उसमें ऐसे करके ये छोटे छोटे जो रचनाएं जो होती हैं वो इस तरीके से लगी होती हैं। अब वहां पर बनाओगे तब तो खाली घुंडी घुंडी दिखाई देगी, इसको थोड़ा सा और बड़ा करके हम दिखा रहे हैं तो ये ऐसी दिखाई देती है। इस तरह से करके ये ऑक्सीसोम जो होते हैं इस तरह से होते हैं। तो इस प्रकार से ये एक क्रिस्टी हो गया, एक क्रिस्टी की रचना। इस प्रकार से क्रिस्टी होता है। अब ये ऑक्सीसोम जो होते हैं वो ऑक्सीसोम जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। इस ऑक्सीसोम के तीन भाग होते हैं। एक तो होता है इसका सिर। प्रत्येक ऑक्सीसोम के तीन भाग होते हैं। एक भाग कहलाता है इसका सिर, और ये जो डंडी जैसे होता है यहां पर, इसको कहते हैं व्रंत। ये जो डंडी जैसी रचना होती है जिससे जुड़ा रहता है सिर इसका, इस रचना को कहते हैं व्रंत। और जहां से ये जुड़ा होता है इस स्थान को कहते हैं इसका आधार। तो प्रत्येक ऑक्सीसोम के तीन भाग होते हैं, सिर, व्रंत तथा आधार। समझ में आ रहा है ये? नहीं, चित्र समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। हाँ। तो yes, ये क्रिस्टी, ये जो लंबी लंबी रचनाएं दिख रही हैं इसके भीतर, ये रचनाओं को जो उभार उंगली जैसे निकले हुए हैं इनको कहते हैं क्रिस्टी। और इन क्रिस्टी के ऊपर, एक क्रिस्टी को अगर देखें तो इस तरह से दिखता है क्रिस्टी, और इसके चारों तरफ ये छोटे छोटे घुंडियां जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं। इन रचनाओं को कहा जाता है ऑक्सीसोम। और प्रत्येक ऑक्सीसोम के जो होते हैं तीन भाग होते हैं। एक होता है सिर, दूसरा होता है व्रंत और तीसरा होता है आधार। तो प्रत्येक ऑक्सीसोम के तीन भाग होते हैं, सिर, व्रंत तथा आधार। और बाकी जो खाली जगह होती है इसके भीतर, उस खाली जगह में एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है। ये कहां पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। और ये गोल या अंडाकार अनियमित आकार की रचनाएं होती हैं, और इनकी खोज अल्टमैन ने की थी। अब माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो, इसमें मुख्य रूप से कोशिका श्वसन का कार्य करती है। श्वसन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनाक्सी श्वसन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर जो श्वसन होता है वो ऑक्सी श्वसन होता है, यानी जो ऑक्सीजन की सहायता से जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर श्वसन का जो भाग होता है उसको कहते हैं क्रेब्स चक्र। श्वसन क्रिया दो भागों में होती है, अब आगे पढ़ाया जाएगा। तो उसमें दूसरा भाग जो होता है क्रेब्स चक्र का होता है। तो वो क्रेब्स चक्र वाला हिस्सा जो होता है श्वसन का, वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और यहाँ पर जो भोज्य पदार्थ होता है उसका ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ही उत्पन्न की जाती है, और इसी ऊर्जा का उपयोग जो है हम अपने विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं।
तो ये ऊर्जा जो होती है वो एक पदार्थ होता है एडीपी, एक पदार्थ होता है एडीपी, कोशिकाओं में पाया जाता है। ये एडीपी इस माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर भी पाया जाता है और ये क्या करता है, अपने साथ एक फॉस्फेट और जोड़ लेता है और साथ ही साथ जो ऊर्जा निकलती है इस ऊर्जा का इस्तेमाल करता है और इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके ये बना देता है एक नया पदार्थ, उसको कहते हैं एटीपी। यानी एडीपी जो होता है वो इसी ऊर्जा का, जो ये ऊर्जा भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करके जो ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है, इसी ऊर्जा का उपयोग करके वो अपने साथ एक फॉस्फेट और जोड़ लेता है और बन जाता है एटीपी। एडीपी से एटीपी बन जाता है। एडीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई माने दो, फॉस्फेट माने फॉस्फेट के अणु। तो इसके भीतर फॉस्फेट के दो अणु होते हैं और जब ये ऊर्जा का इस्तेमाल करके एक अणु और जोड़ लेता है फॉस्फेट का, एक पी और जुड़ जाता है इसमें, तो क्या बन जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई, TRI, ट्राइफॉस्फेट। यानी ट्राई माने होता है तीन, पहले डाई, डाई माने दो, ट्राई माने तीन। यानी एडीपी के पास दो फॉस्फेट होते हैं और एटीपी में कितने फॉस्फेट होते हैं, तीन फॉस्फेट होते हैं। तो एक फॉस्फेट इसमें और जोड़ लेता है एडीपी और इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके एटीपी बना देता है। तो ये ऊर्जा जो होती है वो हमारे शरीर में एटीपी के रूप में इकट्ठा की जाती है और जब भी जरूरत होती है तो इसी एटीपी को फिर से तोड़ दिया जाता है और फॉस्फेट अलग हो जाता है, जो ऊर्जा होती है ये भी निकल जाती है, अलग हो जाती है और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल जो है हम अपने विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। हमको अपने सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं, बताओ। हमको अपने सभी कामों को करने के लिए, दौड़ने भागने चलने फिरने खाने पीने के लिए, सब काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है, तो ये ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। जो कुछ भी खाते हैं उसी से ऊर्जा हमको मिलती है। तो भोजन से ऊर्जा कैसे निकाली जाती है, तो वही ये श्वसन क्रिया होती है। श्वसन क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थों से ऊर्जा उत्पन्न करने का काम होता है। जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने के समय अंदर, तो हमारे शरीर की कोशिकाओं तक जाती है और फिर वहां पर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करती है और वो ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में इकट्ठा की जाती है। दिन भर ये काम चलता रहता है, एटीपी बनते रहते हैं और हम ऊर्जा को खर्च भी करते रहते हैं। यानी एटीपी से एडीपी भी बनते रहते हैं और एडीपी से एटीपी भी बनते रहते हैं। तो ये काम दिन भर लगातार हर समय 24 घंटे चलता रहता है। एटीपी से एडीपी, एडीपी से एटीपी, फिर एटीपी से एडीपी, फिर एडीपी से एटीपी, इस तरह से लगातार ये परिवर्तन होता रहता है और ऊर्जा बनती भी रहती है और ऊर्जा इस्तेमाल भी होती रहती है। जब एटीपी से एडीपी बनेगा तो वही ऊर्जा अलग हो जाएगी और उसी ऊर्जा का हम इस्तेमाल कर लेंगे अपने विभिन्न कामों के लिए। और जब ऊर्जा बनेगी तो उसको इकट्ठा करने के लिए एडीपी जो होगा वो एक फॉस्फेट और जोड़ लेगा ऊर्जा के साथ में और एटीपी बना लेगा। तो एटीपी बनते रहते हैं और एडीपी भी बनते रहते हैं। तो ये काम सब माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा चलता रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या काम होता है, मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पन्न करने का काम होता है। तुमको इतना डिटेल में नहीं लिखना होगा, तुमको शॉर्ट में लिखना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पन्न करना है और यह ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में एकत्र कर ली जाती है और आवश्यकता पड़ने पर एटीपी से प्राप्त कर ली जाती है। अब चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे तुम्हारे घर में ऊर्जा कहाँ से आती है, जो बिजली है कि एक प्रकार की ऊर्जा है। तुम्हारे घर में बिजली कहाँ से आती है बताओ, पावर हाउस से। पावर हाउस हमारे घर में बिजली कहाँ से आती है, बिजली घर से आती है या पावर हाउस से आती है। पावर हाउस या बिजली घर एक ही बात है। तो उसी प्रकार से तुम्हारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है ना। तो जैसे वो पावर हाउस है तुम्हारे घर का या तुम्हारे मोहल्ले का पावर हाउस है, वहां से तुम्हारे घरों में बिजली आ रही है, उसी प्रकार से ये शरीर का पावर हाउस है, ये कोशिकाओं का पावर हाउस है जो कोशिकाओं को विभिन्न कामों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको हम कोशिका का पावर हाउस यानी विद्युत ग्रह या बिजली घर भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या विद्युत ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमको विभिन्न कार्यों के लिए कोशिका को या हमको ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह या पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। और ये जो एटीपी होता है, एटीपी को हम
ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एटीपी से एडीपी बना लेते हैं, ऊर्जा निकलती है जो उसी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए एटीपी को हम ऊर्जा जगत का सिक्का कहते हैं, क्वाइन। ऊर्जा जगत का सिक्का कहा जाता है, क्योंकि जब भी जरूरत होती है हमको ऊर्जा की तो हम क्या चीज खर्च करते हैं? एटीपी को खर्च करते हैं। हाँ, एटीपी के रूप में जो हमारे शरीर में कोशिकाओं के पास जो भी ऊर्जा एकत्र रहती है उस ऊर्जा को हम खर्च करते हैं। जैसे हम कोई सामान लेने जाते हैं तो सिक्के देते हैं या रुपए पैसे देते हैं कुछ उसको बदले में, तो उसी प्रकार से जब हमको ऊर्जा प्राप्त करनी होती है तो हम क्या करते हैं? एटीपी को खर्च कर लेते हैं। हमको कोई सामान खरीदना होता है तो हम सिक्के खर्च करते हैं या रुपए खर्च करते हैं। तो उसी प्रकार से शरीर भी क्या करता है, जब उसको ऊर्जा की जरूरत होती है तो वो एटीपी खर्च कर लेता है। तो इसीलिए एटीपी को हम ऊर्जा जगत का सिक्का या क्वाइन कहते हैं। कोशिका के लिए क्या है? ये ऊर्जा का पैसा है, समझ लो एक तरीके से। तो इसीलिए उसको हम ऊर्जा जगत का सिक्का भी कहते हैं। किसको? एटीपी को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और एटीपी को हम ऊर्जा जगत का सिक्का भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी रचना और कार्य समझ में आए। तो ये तीनों चित्र तुम्हें इस प्रश्न के अंतर्गत बनाने होंगे और चित्रों को बनाने की प्रैक्टिस खूब करो। बायोलॉजी में चित्रों के आधार पर नंबर मिलते हैं अच्छे। अगर चित्र नहीं बनाओगे तो कथा कहानी जो है बहुत कम पढ़ता है कोई। चित्र अगर बढ़िया साफ सुथरा सुंदर सा बना होगा तो फटाक से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए चित्रों को लिखने के साथ साथ चित्र भी अच्छे से बनाना प्रैक्टिस करो खूब। चित्र बनाना जरूर आना चाहिए वरना उसके बिना बायोलॉजी अधूरी है। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, समझ में आया? अभी किसी को समझ में ना आया हो बताओ, कहाँ पे समझ में नहीं आया? अरे तुमको समझ में आ गया कि सबको समझ में आ गया? 6-7 लोग हो अपने जुड़े हो तो बताओ किसको समझ में नहीं आया अभी? पुष्कर, एक भाग गया। पुष्कर समझ में आया? यस सर। ललित? यस सर। बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो झिल्ली होती है कितने आवरण होते हैं? उसके कितने भाग होते हैं? बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली के कितने भाग दिख रहे हैं तुमको इसमें? यहाँ पर हम बताएं? बताओ। सर जी दोहरी झिल्ली होती है सर जी माइटोकॉन्ड्रिया के। दोहरी झिल्ली होती है तो कितने भाग होंगे? सर दो ही तो होंगे। एक बाह्य कला और एक अंतः कला, बस। अंतः कला। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है, तो दोहरी झिल्ली होने के कारण क्या होगा? उसमें 2 ही भाग होंगे, एक बाहरी हिस्सा एक भीतरी हिस्सा, बस 2 ही होंगे, बाह्य कला और अंतः कला। बाह्य कला और अंतः कला, बाहर वाली बाह्य कला, अंदर वाली अंतः कला। और अंदर की जो झिल्ली होती है, अंदर वाली झिल्ली, ये लंबे लंबे उंगलियों के समान उभार बनाती है। इनको क्या कहते हैं हम? जो उंगली जैसी रचनाएं बनती हैं इनको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। यस सर जी। बताओ कुणाल कनौजिया, बताओ, ये जो रचनाएं पाई जाती हैं उंगली जैसी उभार पाए जाते हैं इनको क्या कहते हैं? बताओ, ये जो उंगली जैसी रचनाएं दिख रही हैं तुम्हें, इनको क्या कहते हैं? मुझे क्रिस्टी कहते हैं। कुणाल बताओ, तुम्हारे बताने से हम थोड़े मान लेंगे। हाँ सर, कुणाल से पूछ रहे हैं, कुणाल बताओ क्या कहते हैं? कुणाल? सर क्रिस्टी। क्रिस्टी कहते हैं। अच्छा अक्षय तुम मत बोलना। क्रिस्टी के ऊपर ये जो गोल गोल सी रचनाएं दिख रही हैं, ये घुंडी जैसी, इनको क्या कहते हैं बताओ कुणाल? क्रिस्टी के ऊपर जो ये गोल गोल से ये जो रचनाएं दिख रही हैं, ये जो गोल गोल सी, इन रचनाओं को क्या कहते हैं? ये जो घुंडियां जैसी दिख रही है, ये बनाई गई, इनको क्या कहते हैं? सर ऑक्सीसोम। इनको कहते हैं ऑक्सीसोम। मैट्रिक्स तो ये बीच में जो भरा हुआ बाकी पदार्थ ये भरा हुआ, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। जो इनके क्रिस्टी के ऊपर जो रचनाएं होती हैं इनको कहते हैं ऑक्सीसोम्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया, इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन पूरा हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं?
कोशिका का पावर हाउस होते पावर हैं। हाउस होता है। ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा प्रदान करना। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। एक अब इसके बाद आता है अगला लवक। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन ये लवक जो होते हैं ये केवल पौधों की कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। इनको अंग्रेजी में कहते हैं प्लास्टिड्स, लवक या प्लास्टिड्स। ठीक, तो ये लवक जो होते हैं वो ये भी पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और ये भी छोटे छोटे से गोल गोल से, जैसे कोशिका है इसमें बाकी तो रिक्तिका हो गई, रिक्तम भाग, तो बाकी इधर का हिस्सा ये जीव द्रव्य बचेगा केवल इतना बाहर बाहर। तो इसमें छोटी छोटी गोल गोल सी रचनाएं ये भी पाई जाती हैं, इनको हम कहते हैं लवक। ठीक है, तो ये लवक जो होते हैं पाए जाते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संग्रह करने का कार्य करते हैं। लवक का कार्य मुख्य रूप से क्या होता है? विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संग्रह करना, इकट्ठा करना, अपने भीतर एकत्र करके रखते हैं। ठीक है, ये गोल अथवा अंडाकार या चपटे होते हैं, और ये केंद्रक से बहुत छोटे होते हैं, और कोशिकाओं में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। कोशिकाओं में इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। पौधों की कोशिकाओं में, खास करके हरे पौधों की कोशिकाओं में इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। कुछ लवक ऐसे होते हैं जो जिनमें कुछ रंगीन पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से ये लवक जो होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं। कुछ लवक ऐसे होते हैं जिनमें रंगीन पदार्थ नहीं पाया जाता है, तो ये लवक जो होते हैं ये लवक रंगहीन दिखाई देते हैं। तो ये लवक जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अवर्णी लवक, एक होते हैं अवर्णी लवक। वर्ण माने होता है रंग, और अवर्णी कह दिया गया तो इसका मतलब हो गया जिसमें रंग ना हो। तो ये लवक ऐसे लवक होते हैं जिनमें रंग नहीं पाया जाता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट स्पेलिंग लिखें तो LEUCOPLAST, ल्यूकोप्लास्ट। ये कहलाते हैं अवर्णी लवक। ठीक है, दूसरे होते हैं अवर्णी का मतलब हो गया ये रंगहीन होते हैं। वर्ण माने होता है रंग, वर्ण माने रंग या कलर, तो अवर्णी मतलब जिसमें रंग ना होता हो, यानी जो रंगहीन हो। दूसरे होते हैं वर्णी लवक। अब ये कैसे होंगे बताओ? इनका नाम है वर्णी लवक। अंग्रेजी में इनको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। रंग ना हो, ये है वो तो अवर्णी लवक हो गए। तो जब अवर्णी लवक रंगहीन हो गए, बिना रंग वाले हो गए, तो वर्णी लवक क्या होंगे बताओ? अवर्णी वाले, अवर्णी का मतलब जिसमें रंग ना हो, तो वर्णी का मतलब क्या होगा? वर्णी का रंग है सब। हाँ, वर्णी का मतलब ये रंगीन लवक होते हैं। ये रंगीन होते हैं, इसमें तरह तरह के रंग होते हैं, अलग अलग प्रकार के रंगों के लवक होते हैं। तो तभी तुमको पौधों में बहुत सारी चीजें अलग अलग रंगों की दिखाई देती है, खास करके फूल और फल। फूल और फल जो होते हैं वो अलग अलग रंगों के हमको दिखाई देते हैं। सभी रंग इसमें हो सकते हैं, सभी तरह के रंग हो सकते हैं, लेकिन हरा रंग नहीं होगा। हरे रंग वाले को अलग कर दिया गया है, क्योंकि हरे वाले रंग जो होते हैं वो थोड़ा सा विशेष कार्य करते हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। तो हरे रंग के अलावा जितने भी रंग वाले हैं वो सब वर्णी लवक कहलाते हैं। ठीक, और हरे रंग वाले जो होते हैं उनको कहते हैं हरित लवक। हरे रंग वाले जो होते हैं इनको कहते हैं हरित लवक, क्योंकि इनका नाम ही हरित लवक है। इसका मतलब ये कैसे होंगे? ये रंग में हरे होंगे। तो हरे रंग के अलावा जितना भी रंग तुम्हें उस पौधे में कहीं पर भी दिख रहा है, तो इसका मतलब वो वर्णी लवक के कारण तुम्हें उस पौधे में दिखाई दे रहा है। उस पौधे में वर्णी लवक उपस्थित है, उस पौधों की कोशिकाओं में, और उसी रंग का वर्णी लवक उपस्थित है जिस रंग का वो तुम्हें पौधा दिखाई दे रहा है या कोई पौधे का हिस्सा दिखाई दे रहा है। और हरित लवक का मतलब हरे रंग वाले लवक।
इनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इनको हरित लवक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हरे रंग के हमको दिखाई देते हैं, इसलिए इनको हरित लवक कहा जाता है। और पौधे में हरा हिस्सा सबसे ज्यादा कौन सा दिखता है? बताओ। पौधों में पाया जाने वाला हरे रंग का हिस्सा सबसे ज्यादा दिखता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पौधे हरे होते हैं। तो ये हरे पौधे क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें पत्तियां सबसे ज्यादा होती हैं। और पत्तियों का हरा रंग क्यों दिखता है? पत्तियों में जो हरा रंग दिखता है वो हरित लवक के कारण ही दिखता है। हाँ, तो लवक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, ये जो होते हैं विभिन्न प्रकार के स्टार्च, प्रोटीन तथा वसा आदि का संग्रह करते हैं। स्टार्च, प्रोटीन और वसा का संग्रह करते हैं। तो संग्रह करने के आधार पर भी ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, इतना डिटेल में तुमको नहीं पढ़ना है। फिर वर्णी लवक जो होते हैं ये रंगीन होते हैं और ये मुख्य रूप से पीले, लाल व नारंगी रंग के होते हैं। अधिकतर जो होते हैं वो रंग पीला, लाल और नारंगी रंग का होते हैं। ये मुख्य रूप से फूलों में और फलों में अधिकतर पाए जाते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां भी रंगीन होती हैं, कुछ पौधों की पत्तियां भी लाल लाल सी या पीली पीली सी इस तरह से रंगीन होती हैं। तो उन पौधों की पत्तियों में भी ये पाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से फूलों, फलों को मुख्य रूप से आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। फूल तो खूब सुंदर सुंदर से दिखाई देते हैं अलग अलग रंगों के। तो फूलों का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? इन्हीं वर्णी लवक के कारण होता है। ठीक है, तो ये रंगीन क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनाए जाते हैं, जिससे कि कीड़े मकोड़े इनको देखें और इनमें सुगंध भी होती है। उस सुगंध को सूंघते हुए कीट पतंगे जो होते हैं वो इनके पास आते हैं और इनमें परागण की क्रिया इसी कारण हो पाती है। तो परागण को करने के लिए ये रंगीन होते हैं, जिसकी वजह से ये रंगीन होते हैं। फिर तीसरे आते हैं हरित लवक। अब हरित लवक के बारे में तुमको डिटेल में पढ़ाना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लवक है और इसके बारे में फिर अब हम कल पढ़ाएंगे। ठीक, तो वर्णी लवक और अवर्णी लवक के बारे में तुमको समझा दिया और हरित लवक के बारे में तुमको हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है।